नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पंचकुला में बीजेपी विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दिया चुनावी मंत्र। गृह मंत्री की विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा। हरियाणा के स्कूलों में 4 लाख फर्जी दाखिले। सीबीआई ने दर्ज की 3 एफआईआर। जेजेपी को लगा एक और झटका। जजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ढिल्लों ने दिया इस्तीफा। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पद से दिया इस्तीफा। और अब समाचार विस्तार से। ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की एक अहम बैठक आज 29 जून को बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने के लिए ये बैठक बुलाई है। इस बैठक में बीजेपी के कई पदाधिकारी भी मौजूद हैं। प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र से करीब 4500 भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता पंचकुला में हो रही इस बैठक में मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सभी मौजूदा व पूर्व सांसद, मंत्री, विधायक और पूर्व विधायक, मेयर और पूर्व मेयर, जिलाध्यक्ष और पूर्व जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी इस विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की इस विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कई मायनों से अहमियत रखती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। वहीं तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार का नारा लेकर धरातल पर काम कर रहे हैं। हरियाणा के स्कूलों में साल 2014 से 2016 के बीच 4 लाख फर्जी दाखिले करने के मामले में सीबीआई ने अब 3 एफआईआर दर्ज की हैं। छात्रवृत्ति, वर्दी और मिड डे मील के लिए सरकार से मिलने वाले फंड में गबन के लिए कागजी दाखिले किए गए थे और इस मामले में सरकारी कर्मी द्वारा गलत दस्तावेज तैयार करने, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश रचने समेत भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराएं लगाई गई हैं। इससे पहले स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने कई साल तक इसी मामले की जांच कर कई एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में 2 बार विजिलेंस की विशेष जांच टीम भी बनी, 3 स्तर पर जांच कर रिपोर्ट पेश की, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जांच से संतुष्ट नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने एक अपील केस में 30 मार्च 2018 को दर्ज मामले में नवंबर 2019 को फैसला सुनाते हुए जांच सीबीआई को सौंपी थी। कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने में जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। अब करीब 4 साल बाद सीबीआई ने केस दर्ज कर नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। मामला 2016 का है, जब गेस्ट शिक्षकों को बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने अपील दाखिल की थी और इस दौरान कोर्ट के सामने चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। जननायक जनता पार्टी को एक और झटका लगा है। जेजेपी नेता सुरेंद्र सिंह ढिल्लों, एडवोकेट प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पत्र जारी कर कहा कि 4.5 साल सरकार में हिस्सेदारी होने के बावजूद आप द्वारा कार्यकर्ताओं के कोई सार्वजनिक और निजी कार्य नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि मैंने गांव डेरोली जाट से सेमा तक कच्चे रास्ते पर सड़क बनाने का भी आग्रह किया, परंतु दुष्यंत चौटाला जी का रवैया बड़ा आहत करने वाला रहा और बहुत पीड़ादायक रहा। ऐसे में अब आप लोगों के साथ कार्य करना कठिन है। हमने न्यायालयों में रहते हुए कानूनी प्रकोष्ठ में विभिन्न पदों पर कार्य किया और जेजेपी में रहते हुए जिला प्रधान बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिला महेंद्रगढ़ और अब प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ पद पर कार्य सत्यनिष्ठा और कर्मठता से किया। ढिल्लों ने कहा कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया, लेकिन अब दुखी मन से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अपने पद से इस्तीफा देता हूं। कृपया मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। हरियाणा में आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव बिना गठबंधन के लड़ेगी। यह जानकारी पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने दी। वे रोहतक में पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। इस बारे में पार्टी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। आम आदमी पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने में सक्षम है। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में बूथों पर जनसंपर्क किया जाएगा, साथ ही बूथ योद्धा भी तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सिर्फ कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम से यह साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में तीसरे विकल्प के तौर पर उभरी है। बहुजन समाज पार्टी, जननायक जनता पार्टी और आईएनएलडी को हरियाणा में सभी लोकसभा सीटों पर जितने वोट नहीं मिले, उससे ज्यादा आम आदमी पार्टी ने
कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बारे में पार्टी की आंतरिक बैठक में चर्चा हो चुकी है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि अगले 15 दिन तक पूरे प्रदेश में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियों के बारे में जनता को जानकारी दी जाएगी। स्पष्ट तौर पर मुझे लगता है डॉक्टर संदीप पाठक जी करनाल में अभी राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करके गए और उन्होंने मीडिया के समक्ष भी बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि जो ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन था, ये लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए और देश की राजनीति संविधान की रक्षा के लिए बनाया गया था। प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी सक्षम है। सभी 90 सीटों पर एक एक बूथ के ऊपर मजबूती से हम अपने बूथ योद्धा तैयार कर रहे हैं, बूथ की टीम तैयार कर रहे हैं, ताकि अरविंद केजरीवाल जी को चाहने वाले, हमारे मुद्दों से संबंध रखने वाले सभी लोगों को वोट में कन्वर्ट किया जा सके। ये बहुत स्पष्ट राय पार्टी की और पार्टी की हिदायत है कि एक एक बूथ पे पार्टी को मजबूत किया जाए, चुनाव की तैयारी की जाए। अनुराग जी, आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। आपके किसान सेल के एक बड़े नेता ने आरोप लगा दिए कि मुझसे 2 लाख रुपए मांगे गए और पार्टी फंड के लिए, और मैंने नहीं दिया तो हमें पार्टी से निष्कासित कर। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते रहते हैं। आम आदमी पार्टी की स्पष्ट राय है कि हम लोगों का एक लक्ष्य है कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है, अरविंद केजरीवाल जी के सपनों को पूरा करना है, उनके लक्ष्यों को, उनकी गारंटियों को हरियाणा की जनता तक पहुंचाना है, एक एक बूथ तक पहुंचाना है, एक एक बूथ कार्यकर्ता तक पहुंचाना है। इसमें ढेर सारी मुश्किलें आएंगी। जब आपके सामने चुनाव की हार होती है कोई, और जब आपके शीर्ष नेतृत्व जेल के अंदर होते हैं, तो बहुत सारे संकट आते हैं, बहुत सारी दुविधाएं आती हैं। हम सब एकजुट होकर के इन दुविधाओं का, इन संकटों का सामना करेंगे। करनाल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस मामले में जो शुरू में पीड़ित और शिकायत करता था, वही अब आरोपी भी है। दरअसल करनाल में पुराने बस स्टैंड के पास एक इमिग्रेशन सेंटर है, जहां रविवार के दिन कुछ बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और बाहर खड़ी गाड़ी पर 5 राउंड फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। मौके पर सीआईए और पुलिस की टीमें पहुंचती हैं और उसके बाद उस इमिग्रेशन सेंटर के मालिक के पास एक धमकी भरा फोन आता है, जिसके बाद पुलिस गहनता से इस मामले की पूछताछ कर देती है। इस मामले में इमिग्रेशन सेंटर के संचालक से जहां पुलिस पूछताछ कर रही थी, वहीं गोलियां चलाने वालों की तलाश भी शुरू कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया और उसके बाद एसटीएफ मामले की परत दर परत खंगालती रही और इस मामले में जब गोली चलाने वाले एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि सब पहले से प्लान था और इस मामले में जो इमिग्रेशन सेंटर का संचालक है, उसने सिक्योरिटी लेने के लिए और अपना लाइसेंस बनवाने के लिए ये हमला करवाया था। उसने इस मामले में बदमाशों को शामली से हायर किया था, जिसके बदले उन्हें मोटी रकम देने की बात हुई थी। पुलिस ने इस मामले में एक पिस्तौल बरामद कर ली है, जिससे फायरिंग हुई थी और वही फायरिंग करने की प्लानिंग और फायरिंग करने वाले 3 बदमाश एसटीएफ के गिरफ्त में हैं। इमिग्रेशन संचालक भी अब एसटीएफ के हाथे चढ़ चुका है। वहीं इस मामले में अभी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जो गोली चलाने की प्लानिंग में शामिल थे। 3 आरोपी मंगलोरा के पास से गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने गोली चलाई और प्लानिंग बनाई, जो शामली के रहने वाले हैं, जबकि इमिग्रेशन सेंटर का मालिक करनाल से ही गिरफ्तार हुआ है। शराब माफिया का जिक्र होता है तो अंबाला और जिला यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों का दिल दहला देने वाला मंजर याद आ जाता है। अब अंबाला और जिला यमुनानगर में शराब के कारोबार से जुड़े कुछ शातिर दिमाग खिलाड़ियों का सरकार को लाखों का चूना लगाने के लिए एक नया गेम प्लान सामने आया है। करीब 6 दिन पहले पुलिस द्वारा एक ही परमिट पर बार बार शराब लेकर चक्कर लगाने वाले कैंटर को पकड़ा गया था। जांच हुई तो इसकी तार काफी दूर तक जुड़े हुए दिखाई दिए, लिहाजा अधिकारियों ने एक एसआईटी गठित की और उम्मीद के मुताबिक नतीजे भी सामने आने शुरू हो गए। पुलिस ने इस रैकेट से जुड़े अंबाला और यमुनानगर के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक शराब ठेकेदार भी है। डीएसपी अभिलक्ष जोशी, जो एसआईटी के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस केस में अंबाला के अधिकारियों को भी साथ लेकर अंबाला में रेड की गई। इस छापेमारी में काफी बड़े स्तर पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। फिलहाल जांच चल रही है और बहुत जल्द नए खुलासे किए जाएंगे। एक एसआईटी फॉर्म हुई जो जिसको मैं देख रहा था, उस एसआईटी ने माननीय अदालत से सर्च वारंट लिया और सर्च वारंट लेने के बाद जो अंबाला में बदौली में जो एनवी इंटरनेशनल डिस्टिलरीज थी, वहाँ पे हमने सर्च करी एक्साइज डीटीसी अंबाला के साथ, और हम दोनों ने अपनी टीम उसके साथ वहाँ पर सर्च करी। तो सर्च करने के उपरांत वहाँ पे भी हमें भारी मात्रा में बहुत इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस मिले हैं, जो कि यह पॉइंट आउट करते हैं कि यह एक बड़ा रैकेट है। और वहाँ पे हमें काफ़ी लाखों की संख्या में ऐसे बारकोड्स मिले हैं, जिनको अगर स्कैन करके देखा जाए
तो उनकी जो लोकेशन है वह किसी अभी अलग अलग जिलों के किसी L13 के अंदर दिखाई दे रही है, तो जो कि यह पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसके अंदर इसका काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पे फॉर्जरी हुई है, तो यह चीज़ अभी तक सामने आई है। बाकी देखिए अभी 22 तारीख को FIR दर्ज हुई है, काफ़ी इनिशियल डेज में ही पुलिस ने 5 गिरफ्तारियां और काफ़ी ज़्यादा इसमें जो एविडेंसेस हैं वो एकत्रित कर लिए हैं, और फर्दर भी हम इसमें अपनी स्विफ्टली इन्वेस्टिगेशन करते हुए और भी इसमें जो तथ्य हैं वह सामने लेके आएंगे। बहादुरगढ़ में एक युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। युवक के हाथ पैर और मुंह बांधकर नहर में फेंक दिया गया। करीब 10 घंटे बाद गोताखोरों ने कड़ी मुशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि युवक सुबह के समय सैर के लिए घर से निकला था, लेकिन जब वह वापस घर नहीं पहुंचा तो युवक की तलाश शुरू की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक ये मामला बहादुरगढ़ के मटोड़ी गांव का है, जहां करीब 20 वर्षीय युवक ऋतिक का शव गांव के पास से गुजर रही NCR माइनर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। ऋतिक के हाथ और पैर रस्सी की मदद से बंधे हुए थे, वहीं मुंह पर टेप लगाई गई थी। युवक सुबह के समय सैर के लिए घर से निकला था, लेकिन जब कई घंटे के बाद भी वापस नहीं पहुंचा तो युवक की तलाश शुरू की गई। परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उन्हें किसी पर भी कोई संदेह नहीं है, उन्हें किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। मृतक ऋतिक के पिता अशोक के बयान के आधार पर फिलहाल अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वहीं सब इंस्पेक्टर ने दावा किया कि वे जल्द ही इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर पुलिस कब तक इस हत्याकांड के आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब हो पाती है। हरियाणा में मानसून इस बार निर्धारित तारीख से एक दिन बाद पहुंचा है। मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा में मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां हैं। आज मानसून के पूरे हरियाणा को कवर कर लेने की संभावना है। गर्मी से बेहाल हरियाणा में भी अब मानसून की एंट्री हो गई है। मानसून ने हरियाणा के दक्षिण और उत्तरी हिस्से से दस्तक देते हुए राजस्थान के रास्ते भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, झज्जर, मेवात, पलवल, रोहतक और फरीदाबाद से एंट्री मारी, तो दूसरी तरफ उत्तर के रास्ते यमुनानगर के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर गया। मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा में मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां हैं। शनिवार को मानसून पूरे हरियाणा को कवर कर लेगा। अगले 3 दिन के लिए कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर रानी में स्थित BDPO कार्यालय में ब्लॉक समिति रायपुर रानी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक समिति चेयरमैन सतबीर राणा के द्वारा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न वार्डों की समस्याओं को उठाना और विकास कार्यों के प्रस्तावों पर चर्चा करना था। बैठक के दौरान BDC जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। सभी ने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी से शुरू करने की मांग की। इसी दौरान विभागीय अधिकारियों की अध्यक्षता में हुई कई विकास कार्यों में प्रस्ताव भी पेश किए गए और चेयरमैन सतबीर राणा ने आश्वासन दिया कि सभी वार्डों में जल्द ही विकास कार्य करवाए जाएंगे। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।